और उदाहरण भारतीय पॉलिटिक्स या विश्व के पॉलिटिक्स में आपने कभी कोई ऐसा नेता देखा हो जो अपने बच्चे की झूठी कसम खाए? अरविंद केजरीवाल ने जब पार्टी बनाया तो उस समय अपने बच्चों की कसम खाकर कहा था कि मैं कांग्रेस और बीजेपी के साथ गठबंधन कभी नहीं करूंगा। और मुझे लगता है कि कसम खाने के कुछ महीनों के बाद ही इन्होंने कांग्रेस का समर्थन लेकर सरकार बनाई। ऐसा धूर्त इंसान, ऐसा शातिर इंसान आज तक भारतीय पॉलिटिक्स में नहीं मिलेगा। शुरू में रोज कहता था कि मैं कुछ ना कुछ खुलासे करूंगा, पता नहीं कहां से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आते थे और सारे नेताओं पर आरोप लगाते थे, ये भ्रष्ट है, वो करप्ट है, इसने यहाँ भ्रष्टाचारी किया, उसने वहाँ पे भ्रष्टाचारी किया है। जब बहुत सारे नेताओं ने मानहानि का मुकदमा ठोका, नितिन गडकरी, अरुण जेटली, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल पर मानहानि का मुकदमा ठोका। और वह इंसान बाद में कोर्ट से, जब कोर्ट ने इसको इस मामले में बुलाया तो यह फिर माफ़ी मांगने लगा, जब मुझसे गलती हो गई मैं माफ़ी मांगता हूँ। जो अरविंद केजरीवाल कभी सोनिया गांधी को भ्रष्ट कहता था, रॉबर्ट वाड्रा के बारे में बहुत सारी बातें कही, बहुत सारे आरोप लगाए, शरद पवार भ्रष्ट है, मुलायम सिंह भ्रष्ट है, लालू यादव भ्रष्ट है, सबके सब भ्रष्ट है। यही एक पृथ्वी पर ईमानदार इंसान बचा था और वही ईमानदार इंसान सबों के साथ गठबंधन कर कर चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा है। इंडी गठबंधन में यह शामिल था। क्या यह गिरगिट की तरह रंग बदलना नहीं कहा जाएगा, जिसने एक समय भारतीय पॉलिटिक्स को बदलने के लिए अपना सब कुछ आगे कर दिया। लोगों के नज़र में लोगों को लगा कि यह इंसान सबों से अलग है, सबों से अलग तरीके से भारतीय पॉलिटिक्स में आया है और इन्होंने लोगों को, दिल्ली की जनता को, भारत की जनता को तकरीबन 11 साल तक आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। हिट एंड रन इसकी पुरानी पॉलिसी है। अरविंद केजरीवाल हिट करते हैं और भाग जाते हैं। हाल फिलहाल में इन्होंने बहुत सारे चुनाव के दरमियान आरोप लगाए, हरियाणा से जो पानी आ रहा है उसमें जहर है, क्या क्या इसने नहीं, साम दाम दंड भेद, इन्होंने सारे सेक्टरों का इस्तेमाल किया। और इन्होंने बीजेपी के बारे में, कांग्रेस के बारे में क्या क्या नहीं कहा, सिर्फ आरोप लगाते हैं और आरोप लगाकर भाग जाते हैं। 5 साल पहले इन्होंने वादा किया था जमुना को साफ करूंगा, अगर नहीं करूंगा तो आप मुझे वोट मत दीजिएगा। इन्होंने दिल्ली वासियों से वादा किया था कि प्रत्येक घर में मैं साफ पानी पहुंचाऊंगा, वो भी नहीं पहुंचाया। इन्होंने रोड के बारे में, पॉल्यूशन के बारे में, सब के बारे में बहुत सारे वादे किए थे। यह ऐसा इंसान है। हाल फिलहाल में मैं इनका एक इंटरव्यू देख रहा था, इन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में 2 साल कोरोना में बीत गया, उसके बाद मैं जेल चला गया, मैं कोई काम ही नहीं कर पाया। ऐसा क्या कहते हैं, बेशर्मी वाला जवाब भारतीय पॉलिटिक्स में कोई मुख्यमंत्री आज तक नहीं दिया है। और ये अरविंद केजरीवाल सोच रहे थे बार बार मैं मासूम चेहरा लेकर जनता के सामने जाऊंगा, अपनी मासूमियत दिखाऊंगा और लोगों को फिर से झांसे में रखकर मैं चुनाव जीत जाऊंगा। लेकिन इस बार जनता झांसे, पिछले 3 बार से दिल्ली की जनता ने आम आदमी को विधानसभा में चुना। वैसे दिल्ली की जनता कॉन्शस है। लोकसभा में एक ऐसा ट्रेड चल रहा था, लोकसभा में 2014, 2019 और 2024 तीनों बार 7 के 7 सांसद बीजेपी को दिया। लोग यह सोच रहे थे कि केंद्र में बीजेपी रहे और विधानसभा में आम आदमी पार्टी। लेकिन दिल्ली की जनता ने इस बार इस ट्रेड को भी चेंज कर दिया है। लोकसभा में भी, केंद्र में भी बीजेपी और विधानसभा में भी बीजेपी। इस बार 48 सीट के साथ बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ, ऐतिहासिक बहुमत के साथ
बीजेपी विधानसभा में अपनी सरकार बनाने जा रही है। आइए अब इस चुनाव में बीजेपी जो ऐतिहासिक जीत हासिल की है उसके कुछ प्रमुख कारक पर चर्चा किया जाए। उसमें सबसे प्रमुख कारण है मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी केजरीवाल के गारंटी पर भारी पड़ा। दूसरा, अरविंद केजरीवाल अभी तक 11 साल फ्री का जो स्कीम लागू किए थे, उस फ्री के स्कीम पर भी अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत रहे थे। बीजेपी ने उसी के घर में उसी के फील्ड पर बैटिंग किया। बीजेपी ने फ्री का जो स्कीम है, पहले ही बीजेपी कह चुका था जो भी हितकारी जनहितकारी जो योजनाएं हैं उसे मैं लागू करूंगा। ये भी बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक हुआ। तीसरा, संघ का प्रचार प्रसार। संघ का जो माइक्रो मैनेजमेंट है, जो वह बूथ लेवल पर एक एक कार्यकर्ता से जो मिलकर डोर टू डोर जाकर जो प्रचार करता है संघ, और एक एक वोटर को चुनाव केंद्र पर लाने का जो संघ का तरीका है, यह पिछले कुछ सालों में देखा गया है। बहुत सारे स्टेट में बीजेपी के लिए यह बहुत ही फायदेमंद हुआ है। तो संघ का माइक्रो मैनेजमेंट। चौथा, इमेज ध्वस्त होना। अरविंद केजरीवाल का इमेज एक कट्टर ईमानदार नेता का था, जो शराब नीति, तिहाड़ जेल जाने से शराब नीति पर उन्होंने जो नियम कायदा कानून बनाया, एक के साथ एक फ्री, तो उनका जो कहने और करने में जो अंतर देखा गया, अपने इमेज के उल्टा उन्होंने जो काम किया, यह भी लोगों को लगा जो ये इंसान कहता कुछ और है, करता कुछ और है। तो अरविंद केजरीवाल का जो इमेज था वह भी ध्वस्त हुआ। कट्टर ईमानदार से कट्टर बेईमान नेता के रूप में लोगों ने, बाकी विपक्षी पार्टियों ने प्रचार किया और जनता ने इसको एक्सेप्ट किया। तो एक इमेज ध्वस्त होने का भी था। नेक्स्ट फैक्टर्स में था मिडिल क्लास। मिडिल क्लास अभी हाल फिलहाल में निर्मला सीतारामन ने जो बजट पेश किया, उसमें 12 लाख तक जो टैक्स में जो छूट था, वह मिडिल क्लास के लिए वरदान साबित हुआ। मिडिल क्लास इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और मिडिल क्लास का वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया और बीजेपी के जीत में यह बहुत बड़ा कारक है। नेक्स्ट था दलित महिला। लोकसभा चुनाव में दलित बीजेपी से थोड़ा बहुत छिटक गया था। महिला का भी वोट थोड़ा कम पड़ा था। महिलाओं के लिए अरविंद केजरीवाल ने जो स्कीम लाया था, उस स्कीम से बढ़ चढ़कर बीजेपी ने स्कीम लाया और इसका परिणाम ये हुआ जो दलित और महिला दोनों ने खुलकर बीजेपी के पक्ष में वोट दिया। शीश महल, ये भी एक चुनाव के दरमियान एक मेन फैक्टर था। जो अरविंद केजरीवाल कभी ये कहता था जो ना मैं गाड़ी लूँगा, ना बंगला लूँगा, ना बहुत सारे फौज सुरक्षा का कवच जो रहता है वह नहीं लूँगा, मैं आम आदमी हूँ, आम आदमी की पार्टी की तरह आम आदमी की तरह रहूँगा। वहीं अरविंद केजरीवाल एक ऐसा शीश महल बनाता है जिसमें करोड़ों रुपये लगाए जाते हैं। उस शीश महल में पर्दा से लेकर, सोफ़ा से लेकर, कमोड से लेकर, बाथरूम से लेकर अनगिनत बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो लोगों को अच्छा नहीं लगा। लोगों को लगा यह इंसान हम लोगों से झूठ बोलता है, कहता कुछ और है, करता कुछ और है। इसका भी नकारात्मक, और इस शीश महल का जो था उसको बीजेपी और कांग्रेस ने खूब जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया। परिणाम, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के छवि को धक्का लगा। ये भी एक देखा गया है। जमुना साफ पर भी, यमुना नदी के सफाई पर भी हर बार 5 साल 2015 में भी 5 साल, 2020 में भी 5 साल और आज 2025 साल में भी यमुना का जो गंदगी है, यमुना में जो झाग निकलता है, अरविंद केजरीवाल करते कुछ नहीं है और सिर्फ आश्वासन,
सिर्फ झूठ, सिर्फ फरेब, मक्कारी, धुरतई, नौटंकी करना, फरेब करना, बस यही इनका काम रह गया है। परिणाम आज अरविंद केजरीवाल का पतन। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो बीजेपी के लिए वरदान साबित हुए। बीजेपी ने एकदम अच्छे तरीक़ा से मोदी शीर्ष नेतृत्व, अमित शाह का मैनेजमेंट, वहाँ का जो बीजेपी का जो अध्यक्ष थे सचदेवा सिंह, उनका और बाकी लोगों ने। एक और बीजेपी ने क्या काम किया, अरविंद आम आदमी पार्टी के जितने भी शीर्ष नेता थे उनको ही घेरने का प्रयास किया। जैसे अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट में प्रवेश वर्मा को लड़ाना, आतिशी के खिलाफ में रमेश बिधूरी को लड़ाना, उसी तरह मनीष सिसोदिया के खिलाफ में यानी शीर्ष नेतृत्व को ही घेरने का प्रयास किया। परिणाम क्या हुआ, आम आदमी पार्टी के जितने भी बड़े नेता थे वह पूरे दिल्ली में प्रचार प्रसार नहीं कर पाए और अपने विधानसभा में ही सिमट कर रह गए। परिणाम, बाकी विधानसभा में उनका पतन हो गया, बाकी विधानसभा में उनकी हार हुई। ये कुछ फैक्टर थे जो बीजेपी आज दिल्ली में सत्ता में लौटी है एक लंबे समय के बाद। मैं फिर से कहता हूँ, कोई भी अगर पॉलिटिशियन है, बहुत सारे पॉलिटिशियन इस देश में आए, भारत के इतिहास में आए, भारतीय परिदृश्य में आए, लेकिन 12 साल में अरविंद केजरीवाल की तरह किसी का उदय नहीं हुआ था। लोगों ने इस पर बहुत सारा प्यार लुटाया। 70 में 67 सीट देना, 70 में 62 सीट देना, यानी अपार समर्थन, बेहिसाब प्यार। फिर भी इस इंसान ने 5 साल केंद्र से लड़ना, आना, मीडिया में आना, दिल्ली में तो कैपिटल है ही, मीडिया वहाँ पे इजीली अवेलेबल है, मीडिया में आना, बातें बनाना, एलजी पर आरोप लगाना, मोदी को गाली देना, स्पेशल विधानसभा का सेशन बुलाकर सिर्फ बीजेपी को गाली देना, ये अब नहीं चलेगा। आपको काम करना पड़ेगा। मोदी की गारंटी, वह इंसान अगर कुछ कहता है तो करता भी है, मैक्सिमम करने का प्रयास करता है। आप सिर्फ आरोप नहीं लगा सकते हैं। तो ये मक्कारी, धुरतई कब तक चलेगी? आप लोगों के आंखों में धूल कब तक झोंकेंगे? तो इन सबों से दिल्ली की जनता राहत महसूस कर रही है और इन लोगों को एक बार अपना चेहरा आईने में देखने की ज़रूरत है। धन्यवाद। आज अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पुनर्चिंतन कर रहे, फिर से जो 12 साल पहले जिस विचारधारा को लेकर चले थे उस पर चलने की ज़रूरत है। देश ने एक अच्छा नेता खोया है और वह नेता अगर फिर से पुनर्चिंतन कर लौटता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। धन्यवाद।